हेलो बच्चों, वेलकम टू माय अकेडमी। बच्चों यहाँ पर हम बात कर रहे थे स्प्रिंग मास सिस्टम की कि स्प्रिंग मास सिस्टम में आपने कई ऐसे रिजल्ट्स देखे थे, ठीक है। टाइम पीरियड कब चेंज हो रहा है, कब चेंज नहीं हो रहा है, इस पर हमने बात की थी, ठीक है। अब उसमें पहली बात तो ये समझिए कि स्प्रिंग के साथ हम क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं। बच्चों सबसे पहले तो ये हमें समझना है कि जो स्प्रिंग कांस्टेंट है, क्या वो स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ पर डिपेंड करता है। यानी कि अगर मैं आपसे कहूं कि भाई अपने पास यहां पर एक स्प्रिंग है, ठीक है, और बच्चों इस स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ सपोज आपको कुछ गिवन है। इस स्प्रिंग की जो नेचुरल लेंथ है सपोज वो यहां पर L है, ठीक है। इसकी नेचुरल लेंथ कितनी है? L। नेचुरल लेंथ से मतलब क्या है बच्चों? नेचुरल लेंथ से मतलब यहां पर यह है कि एक तो वो कंडीशन होती है जिसमें आप स्प्रिंग को एलोंगेट कर देते हो, और एक वो कंडीशन होती है जिसमें आप स्प्रिंग को कंप्रेस कर देते हो। हम बात कर रहे हैं नेचुरल लेंथ की, यानी कि ना तो हमने उसको पुल करके एलोंगेट किया है, ना हमने पुश करके कंप्रेस किया है, ठीक है। स्प्रिंग अपनी रिलैक्स्ड लेंथ में है, नेचुरल लेंथ में है, किसी तरह का कोई फोर्स यहां पर नहीं है, ठीक है। उस कंडीशन में इसकी लेंथ L है, और सपोज स्प्रिंग का जो बच्चों यहां पर स्प्रिंग कांस्टेंट है, ठीक है, स्प्रिंग कांस्टेंट वो यहां पर सपोज K है, ठीक है। तो एक बात आपको हमेशा याद रखनी है कि जब तक आप स्प्रिंग का मटेरियल चेंज नहीं करोगे, ठीक है, K इंटू एल ये बच्चों कांस्टेंट रहेगा। क्या कांस्टेंट रहेगा? K इंटू एल कांस्टेंट रहेगा। यानी कि स्प्रिंग कांस्टेंट जो होगा वो 1 अपॉन लेंथ के प्रोपोर्शनल होगा, या फिर लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, या फिर कुछ भी कर लो, K इंटू एल हमेशा फिक्स रहेगा। यहां पर K क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट, और L क्या है? यहां पर नेचुरल लेंथ है, ये आपको याद रखना है, ठीक है, नेचुरल लेंथ है। अब इसका मतलब क्या है जरा वो देखो। सपोज मैं आपसे कहूं कि बच्चों यहां पर अपने पास एक स्प्रिंग है, और इस स्प्रिंग की लेंथ सपोज यहां पर कितनी है? L है, ठीक है। इसकी लेंथ सपोज स्मॉल l है, और यहां पर इसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है? K। अब मैं क्या करता हूं, स्प्रिंग को दो हाफ में डिवाइड कर देता हूं। बात अच्छे समझना, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, ठीक है। सपोज मैंने इसको क्या किया, दो हाफ में डिवाइड कर दिया। बच्चों दो हाफ में डिवाइड किया, यानी कि इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? L/2, और इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? L/2। अब मैंने आपसे क्या बोला था? मैंने आपसे कहा था कुछ भी कर लो, K इंटू एल कॉन्स्टेंट रहेगा। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि भाई इसका K सपोज K डैश हो गया, या इसका K डैश हो गया, तो हम यहां पर क्या लिख सकते हैं बच्चों? इस स्प्रिंग का K इंटू एल, और ये हाफ करने के बाद जो ये एक टुकड़ा है इसका K इंटू एल, यानी K डैश इंटू L/2, ये हमेशा सेम रहेगा। बात समझ में आ गई? यानी कि इस बड़ी वाली स्प्रिंग का K इंटू एल, और इस पार्ट का, इस पीस का, इस टुकड़े का K इंटू एल क्या होगा? सेम होगा। यहां से अपने को एक रिजल्ट मिलता है कि K डैश जो होगा वो बच्चों 2K के इक्वल होगा। K डैश की वैल्यू क्या होगी? ट्वाइस ऑफ K के इक्वल होगी। इसका मतलब समझ में आया क्या है कि लेंथ को आपने 1/2 किया, लेंथ को आपने हाफ किया, तो K डबल हो गया। क्या मैंने बोला कि भाई लेंथ को आपने क्या किया यहां पर बच्चों? लेंथ को आपने 1/2 टाइम्स किया। लेंथ को आपने क्या किया? 1/2 टाइम्स किया, 1/2 टाइम्स किया। तो जब लेंथ को आपने हाफ किया, तो यहां पर K क्या हो गया? डबल हो गया, यानी कि 2 टाइम्स हो गया, यानी कि 2K हो गया। इस चीज को आप ऐसे भी समझ सकते हो कि लेंथ को जितने टाइम्स करोगे K उसका 1 अपॉन टाइम्स हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1 अपॉन टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल देखिए। सपोज मैं आपसे बोलूं कि यहां पर एक अपने पास स्प्रिंग है, और इस स्प्रिंग की लेंथ बच्चों अपने को कितनी गिवन है? L, और इसका कांस्टेंट क्या है? K। अब हमने क्या किया, इसके दो टुकड़े किए, एक 1/3, एक 2/3, 1/3, 2/3, यानी कि यहां पर एक पीस है जिसकी लेंथ कितनी है? L/3, और यहां पर बच्चों इसका जो दूसरा पीस है इसकी लेंथ यहां पर कितनी है? 2L/3, यानी कि L/3, 2L/3। सपोज L/3 और 2L/3। अब इसका K बताना है। तरीका समझना क्या है ये बताओ। यहां से यहां पर जब आए तो लेंथ को हमने कितना किया? 1/3 टाइम्स। लेंथ को कितना किया? 1/3 टाइम्स। तो बच्चों K कितना होगा? इसका 1 अपॉन, इसका रेसिप्रोकल कितना होगा बताओ? 1/3 को पलट दो तो कितना हो जाएगा? 3, यानी कि इसका हो जाएगा 3K। यानी कि जिसकी लेंथ L/3 है उसका K कितना हो गया? 3K। बात समझ में आ गई? अच्छा, अब जरा यहां से यहां पर आओ। यहां से जब हम यहां पर आते हैं तो लेंथ को हमने कितने टाइम्स किया? 2/3L। देखो इस टुकड़े की लेंथ इससे कंपेयर करोगे तो कितनी है? 2/3 है।
तो बच्चों जिसकी लेंथ 2/3 टाइम्स हो गई, अब जरा एक बात बताओ, 2/3 टाइम्स हो गई, इसका मतलब ये कितना 2/3, तो इसका 1 अपॉन करो, 1 अपॉन करो, इसका कितना आएगा 3/2, यानी इसका k होगा 3k/2, इसका k कितना होगा 3k/2। समझ में आ गया होगा, ये काफी इंपॉर्टेंट टर्म है, अगर ये आपको समझ में आएगा तभी आप आगे बढ़ पाओगे। ठीक है, एक क्वेश्चन देखो बच्चों, सपोज मैं आपसे कहूं कि अपने पास एक स्प्रिंग है, ठीक है, और इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट k है, इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट k है, और मैंने क्या किया, मैंने इस स्प्रिंग को 2 पार्ट में ब्रेक किया, इसको मैंने कितने पार्ट में ब्रेक किया, 2 पार्ट में ब्रेक किया। और बच्चों ये जो 2 पार्ट हैं इसकी जो लेंथ है वो 1:n के रेशियो में डिवाइडेड है, ये जो 2 पार्ट हैं इसकी लेंथ 1:n में डिवाइड है। मेरी बात ध्यान से सुने, 1:n, ये कुछ भी हो सकता है रेशियो, जैसे 1:2, 1:3, 1:4, 1:9, कोई भी है ना, इस तरह से रेशियो हो सकता है। ठीक है, तो इसकी जो लेंथ है वो 1:n में डिवाइड है, मतलब इन शॉर्ट अगर हम बात करें कि अगर ये L1 है, ये L2 है, तो बच्चों आपको बोला गया L1/L2 कितना है 1/n है। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है कि इंडिविजुअल k क्या होंगे इसके, मतलब कि इस टुकड़े का k क्या होगा और ये जो टुकड़ा है इसका k क्या होगा, मतलब हमें दोनों पीसेस के k कैलकुलेट करने हैं। क्या कैलकुलेट करने हैं, दोनों पीसेस के k कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, अब जो तरीका बता रहे हैं उसको ध्यान से सुनो। सबसे पहले बच्चों आपको यह पता होना चाहिए कि टोटल लेंथ का ये वाली लेंथ कितने टाइम्स है, टोटल लेंथ का ये लेंथ कितने टाइम्स है, टोटल लेंथ का ये वाली लेंथ कितने टाइम्स है। इसके लिए तरीका क्या है, बहुत सिंपल, आप सबसे पहले ये देखो, ये लेंथ क्या है 1, उस टाइम पर ये लेंथ क्या है n, क्योंकि रेशियो है, एक्चुअल लेंथ नहीं है, ये सिर्फ रेशियो है, ये 1 तो ये n, ये 1 तो ये n। ठीक है, मतलब ये जो भी होगा उसका n टाइम्स ये होगा। तो बच्चों अगर ये 1 ये n, तो 1 और n का रेशियो है, तो सोचो टोटल लेंथ कितनी हो गई, मतलब टोटल फ्रैक्शन अगर हम देखें कि ये 1 ये n, तो टोटल हो गया 1 + n। मैंने क्या बोला, अगर ये 1 ये n, तो टोटल कितना हो गया 1 + n। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, अब अगर इसकी लेंथ लिखना चाहते हो तो देखो इसकी लेंथ जो होगी वो कितना फ्रैक्शन होगी, टोटल का कितना फ्रैक्शन होगी। तो ये क्या है कि भाई टोटल 1 + n है, और इस टोटल 1 + n में ये एक हिस्सा है, 1 पार्ट है, और ये टोटल 1 + n में ये कितना है, n पार्ट है। तो बच्चों ये कितना होगा, 1 + n में केवल एक हिस्सा ये है, तो 1/1 + n ये हो गया, किसका, टोटल लेंथ का, टोटल लेंथ का, मतलब टोटल लेंथ का 1/1 + n हिस्सा ही हो गया। और ये कितना हो जाएगा, ये 1 + n का n पार्ट है, यानी ये कितना हो जाएगा n/1 + n × l। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब अच्छे से समझना ये चीज कि अगर ये 1 ये n, तो टोटल हो गया 1 + n, इस 1 + n में 1 हिस्सा ये, तो 1/1 + n l, और 1 + n में n हिस्सा ये, तो n/1 + n × l। ठीक है, अच्छा, अब जब हमें ये, अब तो कुछ बचा ही नहीं इसके अंदर, अब देखो टोटल लेंथ कितनी थी l, और ये जो पार्ट है इसका, इसकी जो लेंथ है वो कितने टाइम्स है, तो l का कितने टाइम्स है, ये देखो इतने टाइम्स है, 1/1 + l। तो बच्चों अगर मैंने आपको बोला था लेंथ जितने टाइम्स होगी k उसका रेसिप्रोकल टाइम्स होगा, यानी कि 1/1 + n का रेसिप्रोकल करोगे तो क्या आएगा, n + 1 या 1 + n जो भी लिखना हो, 1 + n × k। भाई k तो लिखना ही होगा, k तो फाइंड कर ही रहे हो, कितना टाइम्स, तो 1/1, इसका उल्टा करो तो क्या होगा 1 + n। इसी तरह देखो इसकी लेंथ है n/1 + n, तो इसका k कितना होगा, इसका उल्टा करो 1 + n/n × k, तो इसका क्या आ जाएगा 1 + n/n × k। समझ में आ गया, पहले इसको नोट करो, फिर एक मैं आपको न्यूमेरिकल एग्जांपल से समझाता हूं। ठीक है, अब बच्चों यहां पर एक बात अच्छे से समझना कि मैं आपको यहां पर एक स्प्रिंग दिखा रहा हूं, ठीक है, और उस स्प्रिंग को हम 2 हिस्सों में ब्रेक करेंगे, 2 रेशियो में ब्रेक, एक रेशियो होगा जिसमें ब्रेक करेंगे उसको, आपको यहां पर k कैलकुलेट करना है, हो सके तो एक बार खुद से कैलकुलेट करो, उसके बाद आप फिर यहां पर सोल्यूशन देखना। ठीक है, तो देखो यहां पर अपने पास क्या है, एक स्प्रिंग है, और बच्चों इस स्प्रिंग में अगर आप देखो तो यहां पर इस स्प्रिंग का जो k है वो k गिवन है, और इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, और ये पार्ट है बच्चों 1:3 में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, 1:3 में डिवाइड कर रहे हैं। तो आपसे पूछा है कि जो एक पीस ये होगा और एक पीस ये वाला होगा, ठीक है, इनके k हमें फाइंड करने हैं। लेट्स से कि ये k1 है और ये k2 है, तो हमें क्या करना है, दोनों के इंडिविजुअल k फाइंड करने हैं। अब मेरी बात बहुत अच्छे से समझना, क्या तरीका होता है, चाहो तो एक बार खुद से सॉल्व कर लो
क्या मैंने तरीका बताया था कि भाई ये 1 है, ये 3 है, तो बच्चों यहां से सबसे पहले टोटल देख लो कितना होगा। अगर ये 1 ये 3 तो टोटल हो गया 1 + 3 यानी कि 4 हो गया। ठीक है, अब अगर मैं लेंथ की बात करूं, ठीक है, अब ये मैं हटा देता हूं, यहां तो मुझे k फाइंड करना ही है। लेंथ की बात करूं तो क्या है, टोटल लेंथ 4, जिसमें से ये कितना है, सिर्फ 1, यानी कि इसकी लेंथ कितनी होगी, ये 1/4 होगा, ये 1/4 लेंथ होगी। भाई सिंपल सी बात है, 1 और 3 टोटल हुआ 4, तो 4 में से एक हिस्सा ये, तो 1/4 तो ये हो गया 1/4 L। और बच्चों इसकी अगर हम बात करें तो ये 4 में से 3 हिस्सा है, यानी कि 3/4 L, है ना, इस तरह से। तो रही बात k की, तो क्या बताया था, लेंथ जितने टाइम्स होगी k उसका रेसिप्रोकल कर देना। तो लेंथ अगर 1/4 हो गई तो इसका k कितना हो जाएगा, 4k। लेंथ अगर 3/4 है तो इसका k कितना हो जाएगा, 4/3k। ठीक है, तो इस तरह से हम k को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका एप्लीकेशन देखो कहां पर मिलने वाला है, और उससे पहले 2-3 बातें और समझो। जैसे बच्चों एक तो अपने पास ये है कि सपोज एक क्वेश्चन पहले देखो, सपोज मैं आपसे कहूं कि भाई अपने पास एक स्प्रिंग है, ठीक है, और इस स्प्रिंग से हमने क्या किया, ब्लॉक को कनेक्ट किया जिसका मास m है, और स्प्रिंग का कांस्टेंट k यहां पर गिवन है, और यहां पर ये जो ब्लॉक SHM कर रहा है इसका बच्चों टाइम पीरियड अपने को गिवन है। ठीक है, इसका टाइम पीरियड कितना गिवन है, 2π√m/k, ये हम जानते हैं। इसका टाइम पीरियड आपको ये नहीं गिवन है, आपको टाइम पीरियड कितना गिवन है, t गिवन है। ठीक है, फॉर्मूला नहीं पूछा है, टाइम पीरियड गिवन है, ये बताया गया है। फिर इसमें क्या किया, ये इसकी लेंथ बच्चों, इसकी जो नेचुरल लेंथ है वो L0 है, L0 इसकी क्या है, नेचुरल लेंथ है। ठीक है, नेचुरल लेंथ। अब इसमें बोला गया कि अगर हम स्प्रिंग को कट कर दें, और कट करके बच्चों यहां पर हम क्या करें, इसको कट करके यहां पर इसकी लेंथ हम यहां पर L0/16 ले, कितनी ले, L0/16, ध्यान से समझना, L0/16 लेंथ की स्प्रिंग से अगर हम उसी मास m को कनेक्ट कर दें, ठीक है, L0/16 से उसी मास m को कनेक्ट कर दें, तो आपसे पूछा है कि यहां पर न्यू टाइम पीरियड क्या होगा, क्या पूछा है, न्यू टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा। ठीक है, अब एक बात जरा समझना, मैंने आपको पहले ये चीज बता रखी है कि लेंथ से k का क्या रिलेशन है, और फिर k से टाइम पीरियड का क्या रिलेशन है। तो सबसे पहले लेंथ से k का रिलेशन देखो बच्चों, लेंथ जब L0 थी तब k कितना था, k, फिर आपने क्या किया, लेंथ को यहां पर 1/16 कर दिया। जब बच्चों लेंथ को आपने 1/16 कर दिया तो सोचो k कितना हो जाएगा, क्या मैंने बताया था, ये जितना हो उसका 1/, कर देना, ये 1/16 तो k हो जाएगा 16 टाइम्स, यानी 16k हो जाएगा। अब बताइए टाइम पीरियड क्या होता है, 2π√m/k। क्या मास में कोई चेंज किया, नो चेंज। लेकिन बच्चों अगर आप देखो तो k को आपने कितना कर दिया, 16 टाइम्स। तो देखो साफ साफ आंसर दिखाई दे रहा है, अगर k को 16 टाइम्स कर दोगे तो जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड वो 1/√16 टाइम्स हो जाएगा, है ना, क्योंकि k कहां पर है, 1/√k है, टाइम पीरियड में आ रहा 1/√k, यानी 1/√16 टाइम्स हो जाएगा। यानी कि जो टाइम पीरियड पहले t था अब वो कितना हो गया, t/√16, या फिर आप कह सकते हो t/4, यानी कि टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, पहले से 1/4 हो जाएगा। बात समझ में आ गई, क्वेश्चन नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। बच्चों एक कॉम्बिनेशन है जिसको हम बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, और एक है सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक बात हमें समझनी बहुत जरूरी है कि कब हम बोलेंगे कि दो स्प्रिंग एक दूसरे के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ये कोई रेजिस्टेंस नहीं है कि देख करके आपको पता चल गया कि हाँ ये देखो पैरेलल दिख रही है तो पैरेलल है, और पैरेलल नहीं दिख रही है तो पैरेलल नहीं है, देख करके डिसाइड नहीं करते। बात समझना क्या तरीका है। जैसे अगर दो स्प्रिंग है, सबसे पहले बिल्कुल एक सिंपल अगर मैं केस की बात करूं तो यहां पर सपोज एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट है K1, और यहां पर एक और स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट है K2, और मैंने क्या किया, इन दोनों स्प्रिंग से एक ब्लॉक जिसका मास m है उसको कनेक्ट कर दिया। ठीक है, इस तरह से बात समझना। ठीक है, एक ये सिचुएशन, पहले इस सिचुएशन को अच्छे से समझो, इससे जो रिजल्ट निकल रहा है उसको एनालाइज करो, उसके बाद मैं आपको सारे पैरेलल केसेस बताता हूं कि पैरेलल का मतलब क्या होता है। ठीक है, देखो अगर मैं इस ब्लॉक को इसकी पोजीशन से x डिस्टेंस सपोज आगे ले जाऊं, ठीक है बच्चों एक बात बताओ, पहली स्प्रिंग और दूसरी स्प्रिंग, दो स्प्रिंग है, फर्स्ट स्प्रिंग में कितना एलोंगेशन हुआ x का, और सेकंड स्प्रिंग में भी कितना एलोंगेशन हुआ x का, यानी कि दोनों स्प्रिंग में सेम एलोंगेशन हुआ। ठीक है, दोनों स्प्रिंग में सेम एलोंगेशन हुआ। तो देखो पहली स्प्रिंग कितना फोर्स एक्सर्ट करेगी, K1x, दूसरी स्प्रिंग कितना फोर्स एक्सर्ट करेगी, K2x,
यानी कि ब्लॉक पर अगर आप देखोगे नेट फोर्स कितना आ रहा है तो आप लिखोगे K1x प्लस K2x, यानी कि यहां पर K1 प्लस K2 इंटू एक्स। ठीक है, यानी कि हम यहां पर क्या बोल रहे हैं कि ब्लॉक का जो डिस्प्लेसमेंट है उसके साथ K क्या लिखा है K1 प्लस K2, यानी कि हम बोल सकते हैं कि ये दोनों ऐसे लग रहा है जैसे इफेक्टिव K1 प्लस K2 है, मतलब इन दोनों स्प्रिंग का जो कंबाइंड इफेक्ट है वो क्या है K1 प्लस K2 है। बात समझ में आ गई? अच्छा, K इफेक्टिव जितना इंपॉर्टेंट है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट इनका कॉन्सेप्ट समझना है। जरा समझिएगा पैरेलल का मतलब क्या है, और यही चीज आपको देखो अब एक और केस में मिल रही है। ठीक है, रटना नहीं है, समझो इसको कि एक स्प्रिंग यहां पर है, फिर एक ब्लॉक है और फिर एक स्प्रिंग है। जरा यहां पर देखो क्या होने वाला है। ये सपोज बच्चों K1 है, ये K2 है, ये ब्लॉक है। सोचो अगर मैं ब्लॉक को इसकी पोजीशन से x इधर लेके जाऊं, किधर? इधर, चाहे इधर ले जाओ चाहे इधर ले जाओ, कुछ भी एक मान लो, मैंने इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर दिया। अगर मैं इसको x इधर ले जाके यहां पर रखता हूं तो सोचो क्या होगा बच्चों, ये जो स्प्रिंग है वो x से एलोंगेट हो जाएगी, मतलब कि इसमें एलोंगेशन होगा कितने का? x का। जबकि इस स्प्रिंग की बात करें तो देखो ये कॉम्प्रेस्ड हो गई है, इसकी बात करें तो इसमें क्या हुआ है? कॉम्प्रेशन हुआ है, कितना? x का। ठीक है, खैर कोई दिक्कत नहीं, इसमें एलोंगेशन हो उसमें कॉम्प्रेशन हो, हमें तो नेट फोर्स से मतलब है। एक बात बताओ, जो स्प्रिंग एलोंगेट हो गई है वो क्या करेगी? पुल करेगी। जो स्प्रिंग एलोंगेट हो गई वो पुल करेगी कितने से? K1 इंटू एक्स से। और जो स्प्रिंग बच्चों कॉम्प्रेस हो गई है वो पुश करेगी, तो ये वाली स्प्रिंग यहां पर पुश करेगी कितने से? K2 इंटू एक्स से। ध्यान से देखो तो इसका पुल और इसका पुश दोनों सेम डायरेक्शन में, ये इधर रह के पुल कर रही है और वो उधर रह के पुश कर रही है, यानी कि दोनों का इफेक्ट सेम डायरेक्शन में आया। तो यहां पर अगर आप देखो तो नेट फोर्स अपने पास कितना हो गया? ये हो गया बच्चों K1x प्लस K2x, यानी कि इफेक्टिव हो गया K1 प्लस K2 इंटू एक्स। फिर से देखो K इफेक्टिव यहां से कितना आ रहा है? इफेक्टिव K ऐसा लग रहा है कि K1 प्लस K2 है। ठीक है, यानी कि ये भी पैरेलल कॉम्बिनेशन है, इस तरह से भी पैरेलल कॉम्बिनेशन है, इस तरह से भी पैरेलल कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो दोनों में क्या चीज कॉमन है? क्योंकि इसको भी हम पैरेलल कॉम्बिनेशन बोले, इसको भी पैरेलल कॉम्बिनेशन बोले, तो सेम क्या चीज है जरा देखो। सबसे पहली बात बच्चों, दोनों स्प्रिंग ब्लॉक से डायरेक्ट कनेक्ट है। देखो ये वाली स्प्रिंग ब्लॉक से डायरेक्टली कनेक्ट है, ये वाली स्प्रिंग ब्लॉक से डायरेक्टली कनेक्ट है, ये स्प्रिंग ब्लॉक से डायरेक्टली कनेक्ट है, ये भी स्प्रिंग ब्लॉक से डायरेक्टली कनेक्ट है। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? अगर दो या दो से ज्यादा स्प्रिंग ब्लॉक से सीधे कनेक्ट हो, आपस में कनेक्ट हो नहीं, सीधे कनेक्ट हो ब्लॉक से, ये स्प्रिंग सीधे ब्लॉक से जुड़ी हुई है, ये वाली स्प्रिंग सीधे ब्लॉक से जुड़ी हुई है, तो दो या दो से ज्यादा स्प्रिंग सीधे ब्लॉक से कनेक्टेड होनी चाहिए, कनेक्ट होनी चाहिए, अटैच होनी चाहिए, जुड़ी हुई होनी चाहिए। और पॉइंट नंबर 2, दोनों स्प्रिंग एक ही एक्सिस के लॉन्ग एसएचएम करानी चाहिए। देखो कैसे? सोचो कि अगर केवल ये वाली स्प्रिंग होती तो ये ब्लॉक कैसे एसएचएम करता? ऐसे ऐसे, यानी कि इस लाइन के लॉन्ग। और सोचो इस ब्लॉक से केवल ये स्प्रिंग जुड़ी होती तो एसएचएम कैसे होता? तो भी ऐसे ही होता, यानी कि ये वाली स्प्रिंग एक्स एक्सिस के लॉन्ग एसएचएम करा रही है, ये वाली भी एक्स एक्सिस के लॉन्ग एसएचएम करा रही है, तो दोनों के एसएचएम सेम लाइन के लॉन्ग है, यानी कि डायरेक्ट कनेक्ट हो, डायरेक्ट अटैच हो, और दूसरा सेम लाइन के लॉन्ग अगर दोनों के एसएचएम हो तो के इफेक्टिव क्या होगा? K1 प्लस K2, और दोनों स्प्रिंग को हम क्या अज्यूम करेंगे कि वो पैरेलल में है। ठीक है, अच्छा बच्चों इसको देख के बताओ कि ये पैरेलल है कि नहीं है। जैसे मान लीजिए कि यहां पर ब्लॉक है, एक स्प्रिंग यहां पर है, एक स्प्रिंग यहां पर है। ठीक है, आपको ये अभी सॉल्व नहीं करना है, बस मैं सिंपली ये पूछ रहा हूं कि क्या इनको पैरेलल में बोल सकते हो? पैरेलल की मैंने दो कंडीशन बताई। पहला, सभी स्प्रिंग ब्लॉक से डायरेक्ट जुड़ी हुई होनी चाहिए, सभी स्प्रिंग ब्लॉक से डायरेक्ट कनेक्ट होनी चाहिए। बच्चों यहां पर देखो ये वाली स्प्रिंग K1 डायरेक्ट कनेक्टेड है, ये वाली स्प्रिंग K2 डायरेक्ट जुड़ी हुई है, ये वाली स्प्रिंग K3 ये भी डायरेक्ट जुड़ी है, मतलब तीनों स्प्रिंग 3 पॉइंट्स पर ब्लॉक से सीधे जुड़ी हुई है। तो पहली कंडीशन तो ट्रू है। दूसरी क्या कंडीशन है? सभी स्प्रिंग की वजह से जो एसएचएम हो वो सेम लाइन के लॉन्ग हो। देखो बच्चों इसकी वजह से एसएचएम जो है वो इस लाइन के लॉन्ग, सोचो अगर केवल ये स्प्रिंग होती तो ऐसे एसएचएम होता, यानी इसकी एसएचएम की लाइन ये है। अगर केवल ये वाली स्प्रिंग इस ब्लॉक को एसएचएम कराए तो ऐसे एसएचएम होगा, तो इसकी एसएचएम की लाइन ये है, और अगर ये एसएचएम कराए तो ये एसएचएम ऐसे कराएगी। बच्चों तीनों की एसएचएम की लाइन डिफरेंट है, मैंने बोला था सेम होनी चाहिए, यहां पर सेम थी। तो अगर सेम लाइन के लॉन्ग एसएचएम नहीं हो रहा है तो वो पैरेलल में नहीं है, यानी कि यहां पर बच्चों आप K इफेक्टिव K1 प्लस K2 प्लस K3
नहीं लिख सकते हो, ध्यान देना, यहां पर k1 प्लस k2 प्लस k3 नहीं लिख सकते हो, ये तीनों आपस में पैरेलल में नहीं है। तो पैरेलल की कंडीशन क्या है, सीधे जुड़ी हो ब्लॉक से, और दूसरा पॉइंट सभी के लाइन ऑफ मोशन सेम होने चाहिए, यानी कि सभी की वजह से SHM एक ही लाइन के अलॉन्ग होना चाहिए। अगर ऐसा है तो k इफेक्टिव क्या होगा, सीधे सीधे k इफेक्टिव बच्चों उस टाइम होगा सिग्मा ki i इज इक्वल टू 1 to n, मतलब कि सिंपली k1 प्लस k2 प्लस k3 एंड सो ऑन, सबके k ऐड कर दो, डायरेक्ट k आ जाएगा। ठीक है, नोट करो। अब बच्चों पैरेलल कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट तो अपने को समझ में आ गया कि सभी स्प्रिंग ब्लॉक से सीधे जुड़ी हुई हो और सभी की वजह से SHM एक ही लाइन के अलॉन्ग हो, तो k इफेक्टिव क्या होगा, k1 प्लस k2 प्लस k3 प्लस k4, जितने k हैं उन सबको ऐड कर देना। ठीक है, अब एक क्वेश्चन इस पर देखिए, सपोज मैं आपसे कहूंगी भाई यहां पर अपने पास एक ब्लॉक है, ठीक है, और इस ब्लॉक से एक स्प्रिंग यहां से कनेक्टेड है, अटैच है, k इफेक्टिव इसका यहां पर देखो k है, यहां पर k बच्चों यहां पर 2k गिवन है, ठीक है, और एक इधर स्प्रिंग कनेक्टेड है, इससे अटैच है, ये सपोज इसका 3k है, ठीक है, और यहां पर अगर आप देखें तो ब्लॉक का जो मास है वो m है। ठीक है, अब बच्चों यहां पर आपसे बोला गया है कि अगर हम इसको स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दे करके रिलीज कर दें, ठीक है, अगर आप इसको स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दे के रिलीज कर दें, फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, बच्चों अगर इसका डिस्प्लेसमेंट स्मॉल हो तो आपको फाइंड करना है कि टाइम पीरियड कितना होगा। ठीक है, फाइंड टाइम पीरियड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है बच्चों, आपको इसके SHM का टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। सबसे पहले इन तीनों स्प्रिंग को देखो, कई बच्चे ज्यादातर कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये स्प्रिंग ऐसे है, फिर ब्लॉक है, फिर स्प्रिंग है, तो ये सीरीज हो गया। ऐसे देख के नहीं पता करना है। तरीका क्या बताया है, क्या सभी स्प्रिंग देखो ब्लॉक से सीधे सीधे जुड़ी हुई है, बिल्कुल, ये स्प्रिंग ब्लॉक से सीधे कनेक्ट है, ये स्प्रिंग ब्लॉक से सीधे कनेक्ट है, ये वाली भी सीधे अटैच है। दूसरा कि क्योंकि तीनों स्प्रिंग सीधे अटैच है, फिर दूसरा पॉइंट क्या चेक करना है कि भाई क्या सभी की वजह से SHM एक ही लाइन के अलॉन्ग होने वाला है, बिल्कुल, ये वाली स्प्रिंग इसी के अलॉन्ग, ये वाली स्प्रिंग ऐसे और ये वाली स्प्रिंग भी ऐसे, तो सबके SHM एक ही लाइन के अलॉन्ग है, सब ब्लॉक से सीधे कनेक्टेड है, अटैच है, तो k इफेक्टिव कितना होगा, k प्लस 2k प्लस 3k, और जो ये कितना आ गया 6k। अब जब आपको k इफेक्टिव मिल गया तो टाइम पीरियड आप डायरेक्टली लिख सकते हो, इट विल बी 2 पाई रूट m डिवाइडेड बाय k इफेक्टिव, और k इफेक्टिव कितना है यहाँ पर 6k। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन था। अब बच्चों हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन की। ठीक है, अब ये सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है, ठीक है, समझना बात को। सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब ये होता है कि जैसे एक स्प्रिंग आपने ली, ठीक है, यहां पर अगर आप देखें तो सपोज एक स्प्रिंग लिए यहां पर, ठीक है, वो है K1, और फिर जहां पर ये स्प्रिंग खत्म हो रही है, ठीक है, एंड हो रही है, वहीं से हमने दूसरी स्प्रिंग अटैच कर दी, यहां पर कनेक्ट कर दी, और ये सपोज है K2, और ये बच्चों ब्लॉक से सीधे जुड़ी हुई है। अच्छा, इसमें अगर आप देखो तो क्या ये दोनों स्प्रिंग ब्लॉक से जुड़ी हुई है, बिल्कुल नहीं। जैसे स्प्रिंग 1 की बात करें तो स्प्रिंग 1 का एक एंड इस सपोर्ट पर है और दूसरा एंड दूसरी स्प्रिंग से कनेक्ट है, और सेकंड स्प्रिंग का एक एंड यहां पर है, एक एंड यहां पर है, यानी कि ब्लॉक से दोनों स्प्रिंग डायरेक्टली जुड़ी हुई नहीं है, ब्लॉक से सिर्फ एक स्प्रिंग कनेक्टेड है, वो है K2। ठीक है, अब इसमें वैसे बात करने को तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि K इफेक्टिव क्या होगा। ठीक है, K इफेक्टिव तो मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूं कैसे फाइंड करना है, कि कभी भी इस तरह का सीरीज कॉम्बिनेशन है कि एक स्प्रिंग खत्म हो रही, फिर दूसरी है, फिर दूसरी एंड हुई तो तीसरी है, तो अगर इस तरह से कनेक्टेड है तो 1/K इफेक्टिव होता है 1/K1 प्लस 1/K2, और भी अगर है तो उनको ऐड कर सकते हो, अगर इतना ही है तो यहीं पर छोड़ सकते हो, तो ये 1/K इफेक्टिव हो गया। तरीका ये यूज करना है, लेकिन सिर्फ इतने से क्वेश्चन बच्चों हो जाएंगे, 90% हो जाएंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन फंस जाएंगे, तो उसको जरा समझिए क्या है और मेन कॉन्सेप्ट इसका क्या है। बच्चों पहली बात तो ये समझो यहां पर कि अगर मैं इस ब्लॉक को, ठीक है, x डिस्प्लेसमेंट दो, मतलब कि इसको x शिफ्ट करें, इसको x डिस्टेंस खींच करके ले जाएं। बच्चों जब आप इसको x डिस्टेंस यहां से पुल करोगे तो क्या होगा, कुछ इसमें एलोंगेशन होगा, कुछ इसमें एलोंगेशन होगा, और दोनों के डिफरेंट है इसलिए एलोंगेशन भी डिफरेंट होगा। मैंने क्या बोला, ब्लॉक को x डिस्टेंस खींच करके ले गया तो कुछ इसमें एलोंगेशन हुआ x1 का, कुछ इसमें एलोंगेशन हुआ x2 का, तो थोड़ा सा ये एलोंगेट हुई, थोड़ा ये एलोंगेट हुई, तभी तो ब्लॉक आगे गया।
सोचो अगर ये दोनों स्प्रिंग बना कर देती कि नहीं, हम एलोंगेट नहीं होंगे, तो क्या ये ब्लॉक आगे जा पाता? बिल्कुल नहीं। भाई थोड़ा सा ये एलोंगेट हो, जैसे मान लो 1 सेंटीमीटर ये एलोंगेट हो जाए, 2 सेंटीमीटर ये एलोंगेट हो जाए, तो टोटल इसको कितना अलाउ हुआ? 3 सेंटीमीटर आगे शिफ्ट हो जाओ, यानी कि इनके एलोंगेशन से ही वो आगे शिफ्ट हो पा रहा है। यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू x, यानी कि एलोंगेशन इन फर्स्ट प्लस एलोंगेशन इन सेकंड इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक लिख सकते हो। पॉइंट नंबर 2 ध्यान से समझना, ये और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। यहां पर एक बात बताओ, जो स्प्रिंग हम लेके चल रहे हैं वो कैसी हैं? तो जनरली हम जिस स्प्रिंग की बात करते हैं वो मासलेस होती हैं, ठीक है। आपके सिलेबस में यही वाली स्प्रिंग है जो मासलेस है, यानी जिनका मास नहीं है, मास 0 है। तो ये सब कैसी हैं? मासलेस स्प्रिंग है। सोचो अगर स्प्रिंग मासलेस है तो उनका जो जंक्शन होगा उस वो भी मासलेस होगा, मतलब जहां पर वो जुड़ी हुई है एक दूसरे से वो भी मासलेस होगा, मतलब उसका मास कितना होगा? 0। अब आपको एक बात बताएं, बड़ी अच्छी बात है कि फोर्स इज इक्वल टू ma लिखते हो, बिल्कुल लिखते हो। तो यहां पर अगर आप देखो तो अगर किसी का मास ही 0 है, अगर किसी का मास को ही 0 कर दें तो कितना भी ज्यादा एक्सेलरेशन हो, जब मास ही 0 होगा तो बच्चों उस पर नेट फोर्स क्या मिल जाएगा? 0 मिल जाएगा। बात समझ में आ गई? मास अगर 0 है तो फोर्स कितना हो गया? 0 हो गया। यानी किसी बॉडी का एक्सेलरेशन 0 है तो फोर्स 0 होता ही है, लेकिन अगर किसी बॉडी का मास 0 हो जाए तो भी उस पर नेट फोर्स कितना होता है? 0, भले ही वो एक्सेलरेट कर रही है, ठीक है। अब जरा एक बात समझना, अब जो यहां पर क्योंकि इस पर फोर्स 0 हो गया, ठीक है, फोर्स कितना हो गया? 0, यानी कि अगर हम जंक्शन की बात करें, क्योंकि जंक्शन का मास 0 है इसलिए जंक्शन पर नेट फोर्स भी क्या होगा? 0। अब बताओ ये स्प्रिंग कितने से एलोंगेट है? अब ध्यान से समझना, ये जो जंक्शन है ये स्प्रिंग एलोंगेट है x1 से, तो ये इस जंक्शन को पुल करेगी कितने से? k1 x1 से। अच्छा ये स्प्रिंग एलोंगेटेड है x2 से, तो ये इसको पुल करेगी k2 x2 से, ठीक है। यानी कि जो दोनों तरफ स्प्रिंग लगी हुई है दोनों में एलोंगेशन है, तो ये वाली स्प्रिंग इसको पुल कर रही k1 x1 से, ये पुल कर रही k2 x2 से, लेकिन दोनों जिसे पुल कर रही है उसका मास 0 है, तो नेट फोर्स भी कितना होगा? 0 होगा। तो क्योंकि बच्चों यहां पर नेट फोर्स 0 है तो हम क्या लिख सकते हैं? k1 x1 इज इक्वल टू k2 x2। एक ये रिलेशन है, एक ये रिलेशन है। एक रिलेशन क्या है? k1 x1 इज इक्वल टू k2 x2, और x1 प्लस x2 क्या है? x के इक्वल है, ठीक है। अच्छा क्या हम यहां से x1 और x2 इंडिविजुअली फाइंड कर सकते हैं? बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। आप एक काम करो, यहां से x1 की वैल्यू यहां पुट कर दो, x2 निकल आएगा, या फिर x2 की वैल्यू यहां पुट कर दो, x1 निकल आएगा, ठीक है। सॉल्व करिए, फाइंड करिए क्या है x1 x2, ठीक है, और साथ ही साथ नोट भी करिए। अब बच्चों अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू x, और दूसरी इक्वेशन क्या है? k1 x1 इक्वल टू k2 x2। अगर आप इसे सॉल्व करो तो देखो आपको जो x1 मिलेगा वो बच्चों यहां पर क्या मिलेगा? x1 मिलेगा x इंटू k2 डिवाइडेड बाय k1 प्लस k2, ठीक है। और जो आपको यहां पर x2 मिलेगा वो मिलेगा x इंटू k1 डिवाइडेड बाय k1 प्लस k2। आप ये सॉल्व करोगे आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। तो बहुत ज्यादा उसके सोल्यूशन में नहीं पढ़ते हैं, है ना, बेकार में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर आप यहां पर देखो तो k1 और k2, जरा एक चीज समझना है, यहां पर जब x1 लिख रहे हो तो k2 यूज कर रहे हो, जब x2 लिख रहे हो तो k1 यूज कर रहे हो, तभी तो k1 x1 और k2 x2 आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। अब बच्चों जरा एक बात समझो और रिजल्ट को जरा थोड़ा एनालाइज करो, क्योंकि यही रिजल्ट आपके अब काम आने वाला है। क्या रिजल्ट है कि जैसे यहां पर एक स्प्रिंग है, ये जंक्शन है, फिर यहां पर एक स्प्रिंग है और यहां पर ब्लॉक है। अब मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान से सुने, जब इस ब्लॉक को x डिस्टेंस इधर ले गए, ये क्या है? k1, ये क्या है? k2। जब ये ब्लॉक x डिस्टेंस इधर गया तो बताओ इस स्प्रिंग में कितना एलोंगेशन हुआ? बच्चों इसने खुद को कितना अलाउ किया, कितना एक्सपेंड हुई, कितना एलोंगेशन हुआ? तो इसमें जो एलोंगेशन हुआ है वो क्या है? ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट इनटू, ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट इनटू कितना एलोंगेशन इसमें हुआ है? इसका k, ध्यान देना एलोंगेशन इसमें लिखना है, k इसका हम यूज कर रहे हैं k2 बाय टोटल k, यानी k1 प्लस k2, ठीक है ऐसे। और जब इसमें एलोंगेशन लिखना होगा तब हम क्या करेंगे? इसका k लिखेंगे डिवाइडेड बाय टोटल k लिखेंगे और बच्चों x से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि हम दोनों में इंडिविजुअल एलोंगेशन फाइंड कर सकते हैं। मैं ऐसा क्यों करा रहा हूं उसका मतलब समझो इसको बच्चों। एक बात दिमाग में चलनी चाहिए कि ये जो स्प्रिंग है इसका एक एंड तो फिक्स है, ये देखो यहां पर इस स्प्रिंग का ये वाला जो एंड है ये फिक्स्ड एंड है, ठीक है, ये मूव करने वाला नहीं है।
इसका मतलब कि इसमें अगर थोड़ी देर के लिए मान लो अगर मैं आपसे कहता कि भाई जैसे कोई भी स्प्रिंग है, ठीक है, और उस स्प्रिंग का एक एंड मान लो ये फिक्स्ड है, ठीक है, ये फिक्स्ड एंड है, और सपोज इसमें बच्चों यहां पर 2 सेंटीमीटर का एलोंगेशन हो जाए, तो क्या मैं आपसे ये पूछ सकता हूं कि ये वाला एंड कितना आगे जाएगा, कितना आगे जाएगा बच्चों? अगर ये एंड फिक्स है और इसमें 2 सेंटीमीटर का एलोंगेशन हुआ तो ये 2 सेंटीमीटर ही तो शिफ्ट होगा। कॉमन सेंस, बिल्कुल सिंपल सी बात कि ये फिक्स है, ये 2 सेंटीमीटर से एलोंगेट होगी तो यही वाला एंड तो 2 सेंटीमीटर आगे जाएगा। इट मींस कि अगर इस स्प्रिंग में आपको एलोंगेशन पता है तो आप इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट बता सकते हो कि जितने से ये एलोंगेट होगी उतना ही आगे शिफ्ट होगा। मतलब कि अगर मैं इसको x1 से रिप्रेजेंट करूं तो ये डिस्प्लेसमेंट भी इसका क्या होगा, x1, यानी कि फर्स्ट स्प्रिंग में जो एलोंगेशन है वही जंक्शन का डिस्प्लेसमेंट है। क्या लिख सकते हो? एलोंगेशन इन फर्स्ट स्प्रिंग, एलोंगेशन इन फर्स्ट स्प्रिंग is same as the displacement of junction, ठीक है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखो इसको कहां से रिलेट करते हैं। देखो अब मान लो क्वेश्चन बच्चों आपसे क्या पूछा जाएगा, जरा मेरी बात ध्यान से सुनना। जो क्वेश्चन है वो काफी इंपॉर्टेंट है कि जैसे मान लीजिए एक ब्लॉक है, यहां पर एक स्प्रिंग ये है, यहां पर एक स्प्रिंग ये है, ठीक है। आपको बोला गया कि ब्लॉक एसएचएम कर रहा है और इस ब्लॉक के एसएचएम का जो एम्पलीट्यूड है वो यहां पर सपोज ए गिवन है, ठीक है। इस ब्लॉक के एसएचएम का एम्पलीट्यूड कितना गिवन है? ए गिवन है। बच्चों इस स्प्रिंग का के है, इस स्प्रिंग का के 2k है, ठीक है। आपसे पूछा है कि दोनों स्प्रिंग का जो जंक्शन है, मतलब स्प्रिंग्स का जो जंक्शन है, मतलब ये वाला पॉइंट हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम ऑफ जंक्शन, यानी कि हमें बच्चों बताना है जंक्शन के एसएचएम का एम्पलीट्यूड क्या होगा, ठीक है। सोचो थोड़ा सा कि एम्पलीट्यूड का मतलब भी तो एक तरीके से डिस्प्लेसमेंट ही होता है, बस वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। यानी कि जब ये ब्लॉक अपनी जगह से मैक्सिमम शिफ्ट होगा ए, उस टाइम पर ये जंक्शन बच्चों जितना शिफ्ट होगा वही तो इसका एम्पलीट्यूड होगा। जब ये मैक्सिमम शिफ्ट होगा ए, उस टाइम पर ये जंक्शन जितना शिफ्ट होगा वही इसका क्या होगा? एम्पलीट्यूड होगा। अब ये फाइंड कैसे करोगे? बहुत सिंपल सा, मैंने अभी आपको क्या बताया, ये उतना ही आगे बढ़ेगा जितना फर्स्ट स्प्रिंग एलोंगेट होगी, ये उतना ही आगे बढ़ेगा जितना फर्स्ट स्प्रिंग एलोंगेट होगी। मतलब ये जो ए डैश है वो किसके इक्वल है? ये है एलोंगेशन इन फर्स्ट स्प्रिंग, है ना। फर्स्ट स्प्रिंग जितना एलोंगेट होगी उतना ही आगे बढ़ जाएगा। तो बच्चों सीधे सीधे हमें फॉर्मूला ही पता है कि भाई अगर इसमें एलोंगेशन चाहिए तो क्या करना है? दूसरे वाले का के, यानी कि यहां पर क्या लिखोगे? 2k डिवाइडेड बाय टोटल के, मतलब k प्लस 2k, और फिर किससे मल्टीप्लाई कर दोगे यहां पर? डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक यानी a से। तो फाइनली ये कितना आया? 2 डिवाइडेड बाय 3 इंटू a, यानी कि हम क्या बोलेंगे कि अगर ब्लॉक a एम्पलीट्यूड से एसएचएम कर रहा है तो जंक्शन 2a/3 एम्पलीट्यूड से एसएचएम करेगा, ठीक है। और इस कंसेप्ट को बताने के लिए सारी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन की, ठीक है। तो बच्चों ये पूरा अच्छे से एक बार रिवाइज करो, इसके कॉन्सेप्ट को अप्लाई करो, ठीक है, ताकि ये कॉन्सेप्ट इतना स्ट्रांग हो जाए कि इसका क्वेश्चन अपने से गलत ना हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए पढ़ें, मेहनत करें और अपना ध्यान रखें। बाय बाय।